राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल जीओसी कक्षा में। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाले बेटा अपने पास, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो नोट्स बिल्कुल ऐसे बनाइए जैसे मैं बनाते चले जा रहा हूं, फिर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नोट से बाहर नहीं आएगा, ये तो गारंटी है मेरी बेटा, ठीक है। क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, नोट्स ऐसे कोटा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। जिसमें सबसे पहला अपने पास होगा मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, दूसरा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तीसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और चौथा होगा मोनो डाई और ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो इन चारों टॉपिक को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक अपने पास होगा मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। तो सबसे पहला टॉपिक को हम डालते हैं बेटा मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, इसको समझते हैं, ठीक है ना। मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं बेटा। इसको अगर मैं समझ रहा हूं तो इससे पहले मैं कुछ चीजें तुम्हें बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने जो लेक्चर कंप्लीट करा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एक आध कुछ लिमिटेशंस थी, जिसमें सबसे मेन लिमिटेशन ये थी कि भाई इसने जो है पी ऑर्बिटल के बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोला था, जबकि जो कार्बोनिल बॉन्ड है वो पी ऑर्बिटल की वजह से हमारे पास यहां पर बन रहा है। यानी कि कार्बोनिल अगर यहां पर रिएक्ट कर रहा है, कार्बोनिल का मतलब होता है CO, ठीक है। अगर कार्बोनिल बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो पी बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक इफेक्ट होता है, उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। तो उसी चीज को हम यहां पर समझते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग के तौर पे। मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग का मतलब है बेटा, इस मेटल का मतलब है यहां पर होगा सेंट्रल मेटल एटम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम, जिसको मैं सिंपल मेटल बोल रहा हूं, ठीक है ना ये। और दूसरा कार्बोनिल यहां पर होने जा रहा है अपने पास लिगेंड्स, ठीक है। कार्बोनिल अपने पास होने जा रहा है यहां पर लिगेंड्स, और कार्बोनिल क्या है, कार्बोनिल लिगेंड्स होने जा रहा है। और कार्बोनिल को लिखते कैसे हैं बेटा, कार्बोनिल को लिखते हैं हम किस तरह से, CO, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से CO कार्बोनिल। और ये अपने पास यहां पर बनेगा क्या, लिगेंड्स, L यहां पर लिख देंगे लिगेंड्स, ठीक है ना। यहां पर ये बन गया लिगेंड्स, हम यहीं पर लिख लेते हैं, मान लीजिए ये लिगेंड्स बन गया। जैसे सेंट्रल मेटल एटम M, तो इसको लिगेंड्स को मान लिया L, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये लिगेंड्स अपने पास है कार्बोनिल, ठीक। अब कार्बोनिल और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में किस तरह से बॉन्डिंग बनती है, उस चीज को हम यहां पर समझते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग में। तो होता क्या है बेटा, जो कार्बोनिल है, पहले इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख लीजिए। इस कार्बोनिल का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें तो क्या होता है, कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना है, 4, ठीक। ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा कितने, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के। तो मैं बात कर रहा हूं ये अपने पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस तरह से है, इस तरह से, ठीक। अब क्या होता है कि यहां पर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। अब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड किस तरह से बनता है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन से उन्होंने बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाए इस तरह से। तो ये 2 बॉन्ड बन गए यहां पर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक। यहां पर एक और बनता है, वो होता है ये जो लोन पेयर हमें दिख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर, ये अपने लोन पेयर ऑक्सीजन क्या दे देता है, कार्बन को दे देता है, ठीक है ना। लोन पेयर कार्बन को दे देता है, इस तरह से एक और ट्रिपल बॉन्ड बना देता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की तरह इसके साथ इस तरह से बॉन्ड बना देता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं क्या बना सकता हूं, कुछ इस तरह से कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो यहां पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1, 2 और एक इस तरह से क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तौर पर। कोऑर्डिनेट भी कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है, ठीक है ना। अब यहां पर इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह गए हैं और इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रह गए। एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे देखने को मिला, एक लोन पेयर किस पे देखने को मिलेगा, कार्बन पे देखने को मिल गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर मेन है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से मुझे क्या समझना है, फिर यहां पर मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग समझनी है, ठीक है ना। तो अभी इसका स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, ठीक। इसका स्ट्रक्चर साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर जो ये कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 6। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। यहां पर p क्या है, 4, 2p4, ठीक है ना।
ऐसे ऑक्सीजन की बात करता हूँ, कार्बोनिल में ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1s2, ये सेम, 2s2 सेम, यहाँ पर 2p की जगह क्या हो जाएगा 2p, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ 1s2 2s2, यहाँ पर देखो कार्बन में क्या आएगा, यहाँ पर कार्बन के पास यहाँ पर आएगा 2p6 2p2 है ना, कार्बन पे आ गया इस तरह से 2p2, और यहां पर अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पर आ जाएगा 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हो। तो देखो ऑक्सीजन में भी p ऑर्बिटल, ठीक, कार्बन में भी p ऑर्बिटल, और अगर मैं मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग बनाता हूं कि अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से ये कार्बोनिल जो है मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देके यहां पर बॉन्ड बनाएगा, ठीक, किस तरह से कार्बोनिल यहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉन्स मेटल को देके बॉन्ड बनाएगा, उस चीज को मैं देखता हूं, ठीक है ना। यहाँ पर ये कार्बोनिल लिगेंड्स जब अपने बॉन्ड इसको देगा सेंट्रल मेटल एटम को, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देगा, तो यहाँ पर बनाएगा क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, वो किस तरह से बन रहा है, उसको हम समझेंगे अभी, ठीक है ना, उस चीज को समझ रहे हैं। तो हमने बोला कि भाई कार्बन में भी p है ऑर्बिटल है, और ऑक्सीजन में भी p ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पर हम बोल रहे हैं कोई भी यहां पर d ऑर्बिटल नहीं है, यहां पर केवल और केवल p है। इन दोनों में क्या है, d ऑर्बिटल का एब्सेंस है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल है, ठीक। तो अगर मैं यहां पर मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग के बारे में बात करता हूं कि मैंने बोला कि ये मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, ये क्या है कोई मेटल, ठीक, और ये यहाँ पर लिगेंड्स है कार्बोनिल लिगेंड्स, ठीक है, ये इस तरह से कार्बोनिल लिगेंड्स है यहाँ पर, ठीक। अगर मैं बोल रहा हूँ कार्बोनिल में क्या है p ऑर्बिटल, कार्बोनिल में क्या है p ऑर्बिटल है, इस तरह से, ठीक, कार्बोनिल में p ऑर्बिटल है, या फिर मैं इसको कार्बोनिल को इस तरह से दिखा देता हूँ, अलग अलग देख लेते हैं, इस तरह से कार्बोनिल का मैं CO इस तरह से दिखा देता हूँ, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड O इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या हमारे पास कार्बोनिल में p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल क्या करती है डबल डंबल शेप की होती है, डबल डंबल शेप बना देंगे, तो मान लीजिए उसका एक तो हमने बना दिया px एक्सिस ऐसा, ठीक है, px एक्सिस बना दिया ऐसा, फिर बना दिया py एक्सिस, ठीक, और फिर बना दिया pz एक्सिस, है ना, यहां पर बना दिया z एक्सिस इस तरह से, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन के ऊपर इसको हटा दीजिए, इस ऑक्सीजन के ऊपर इनको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर ये दिखा दिया p x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, ठीक है ना, यहां पर ये चीज है। अच्छा, यहां पर कार्बोनिल का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी है कार्बन के ऊपर, ये मैंने बोला यहां पर कार्बन के ऊपर इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कार्बन के ऊपर इसका क्या होगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। ऐसे ऑक्सीजन का ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कार्बोनिल में बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन बॉन्ड बनाता है बेटा, कार्बोनिल में सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है कार्बोनिल, ठीक। अच्छा, ये सेंट्रल मेटल एटम में क्या होता है वैकेंट d ऑर्बिटल होती है, इस सेंट्रल मेटल एटम में क्या होता है बेटा वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके बारे में हमें पता है पहले ही भी, ठीक है ना, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो वैकेंट d ऑर्बिटल इसमें है, तो वैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से मैंने क्या बोला कि इसका d क्या होता है डबल डंबल, इसमें भी हम इस तरह से d बना देते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए यहां पर क्या है ये d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप, ठीक है, ये मैं यहां पर d बना के दिखा रहा हूं, ठीक, इस तरह से मान लीजिए। अब देखना, ध्यान रखना कि मैंने यहां पर d बना दी है डबल डंबल, ये d है, ठीक है, एक डंबल इस तरह से, दूसरा डंबल इस तरह से। अब d ऑर्बिटल में क्या, d ऑर्बिटल क्या होती है, यहां ये जो d ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल क्या होगी वैकेंट होगी, वैकेंट बोले तो खाली, जैसे मान लीजिए d ऑर्बिटल है, ठीक है ना, ये d ऑर्बिटल है, इसमें कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए, कुछ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, और कुछ d ऑर्बिटल क्या रह जाती है वैकेंट। तो जो d ऑर्बिटल वैकेंट है, मान लीजिए मैंने ये बता दिया यहाँ पर वैकेंट d ऑर्बिटल है, और कुछ भरी हुई है, कुछ भरी हुई है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि कुछ d ऑर्बिटल तो यहाँ पर भरी हुई है, कुछ d ऑर्बिटल यहाँ पर क्या है फील्ड है,
ये फील्ड डी ऑर्बिटल है। क्या है ये? फील्ड डी ऑर्बिटल, और ये है वैकेंट डी ऑर्बिटल। आई बात समझ? फील्ड डी ऑर्बिटल और ये वैकेंट ऑर्बिटल। अब वैकेंट ऑर्बिटल जब सेंट्रल मेटल एटम में होता है तो लिगेंड्स पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता है, जैसे यहां पर कार्बोनिल के ऊपर जो लोन पेयर है, ठीक है, कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर है। तो ये कार्बोनिल का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आएगा, ठीक, और सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आके ये सबसे पहला बॉन्ड बना देगा। देखो बेटा, ये इसका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और इसका भी एक्स एक्सिस आपस में जब पास में आएंगे तो सबसे पहले एक्स एक्सिस ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, क्योंकि ये कार्बन में पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल क्या करेगा? ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पर क्या होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। यह हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सियल ओवरलैपिंग जब हो रही है तो ये सेंट्रल मेटल एटम का डी ऑर्बिटल है और कार्बोनिल का क्या है? पी ऑर्बिटल। तो डीपी ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, डीपी ओवरलैपिंग, डीपी ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, इस बात को याद रखना। तो डीपी ओवरलैपिंग की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है, डीपी ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर सबसे पहला बॉन्ड बन रहा है, एक्स एक्सिस में बॉन्ड बन रहा है। तो जो एक्स एक्सिस में बॉन्ड बनता है, जो एक्सियल बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक। तो ये किस वजह से बना? ये सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बना? सेंट्रल मेटल एटम का जो वैकेंट डब्बा है उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया? लिगेंड्स, यानी कि कार्बोनिल का लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर आया। ये बात तो समझ में आती है, ठीक। दूसरी बात क्या है? ये जो सेंट्रल मेटल एटम पे जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मान लीजिए कुछ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से, तो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स भी अपना इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेंट्रल मेटल एटम भी अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है? इस कार्बोनिल को देता है। यहां पर जो इस कार्बोनिल का वैकेंट ऑर्बिटल होती है, पी की कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होती है ना, जैसे मैंने बोला यहां पर भाई कार्बन का जो है P2 है, P2, ठीक है ना, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन है पी में, और पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। इसका मतलब बाकी उसके कुछ खाली ऑर्बिटल होंगी यहाँ पर। तो वो खाली ऑर्बिटल में, यानी कि जो खाली ऑर्बिटल पी की है, वहां पर सेंट्रल मेटल एटम अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पर सेंट्रल मेटल एटम अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। जब सेंट्रल मेटल एटम अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन्स देता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन देता है किसको? इस कार्बोनिल के वैकेंट ऑर्बिटल को। तो यहां पर बनता है, ये देखो, ये पाई, ये जो है ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहां पर वाई एक्सिस की ओवरलैपिंग होती है, वाई एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहां पर वाई एक्सिस ओवरलैपिंग की होने की वजह से देखो यहां पर क्या हो रहा है? वाई एक्सिस ओवरलैप हो रही है। वाई एक्सिस क्या हो रही है बेटा? ओवरलैप हो रही है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग। ये बात याद रखना, जब वाई एक्सिस ओवरलैप हो रही है तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? तो यहां पर बनता है बेटा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला बॉन्ड तो है पाई, ठीक है, और ये वाला है सिग्मा, ठीक। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बन गया, पाई बॉन्ड किसकी वजह से बन गया? वाई एक्सिस ओवरलैपिंग की वजह से ये पाई बॉन्ड बना। ये होता है साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग तो सिग्मा होता है और उस वीक ओवरलैपिंग होता है पाई। अब सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ जब पाई बॉन्ड भी बन जाता है तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स बना, इसको एक स्टेबिलिटी ऑर्डर या फिर स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर मैंने बोला एक ही बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड वजह से क्या हो रखा है? एक बॉन्ड बनने की वजह से वो स्टेबल है, और जिसमें 2 बॉन्ड बन रहे होंगे, सिग्मा भी और पाई भी, तो वो 2 बॉन्ड बनने की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे यहां पर पाई बॉन्ड बनता है तो इस पाई बॉन्ड बनने की वजह से यहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है कॉम्प्लेक्स के अंदर। और जब ये पाई बॉन्ड बनता है तो इसी बॉन्ड को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं यहां पर? कि जब मेटल अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को कार्बोनिल के वैकेंट ऑर्बिटल में डालता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। उसको क्या कहते हैं? मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। और इस यहां पर क्या है? इसी चीज को सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, या फिर इस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं? सिनर्जिक बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहते हैं? सिनर्जिक
बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये काफी चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। इस सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से कंपाउंड को क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स को मिल जाती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है ना, किस वजह से, इस सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से, ठीक है ना। इस घटना को सिनर्जिक इफेक्ट भी कहते हैं, जिसमें सिनर्जिक बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। तो हमें यहां पर इस तरह से मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग आ गई है समझ में। तो अब इसमें कुछ चीजें हम समझते हैं। सबसे पहली चीज तो यहां पर हम समझ रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट बात, कि यहां पर जो कार्बोनिल है, ठीक है, जो कार्बोनिल है वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ठीक, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या है इसमें, लोन पेयर, कार्बन के ऊपर जो लोन पेयर को क्या कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, लोन पेयर को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है वो, टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। यानी कि जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल यहां पर क्या है बेटा, लिगेंड्स है, ठीक है ना, लिगेंड्स है, कार्बोनिल यहां पर लिगेंड्स है। उस लिगेंड्स के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। और सेंट्रल मेटल एटम को जब डोनेट कर रहे हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीज, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी बात हमने क्या याद रखना है कि अब जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सेंट्रल मेटल एटम जो है, वो सेंट्रल मेटल एटम अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन को देगा। जैसे कार्बोनिल अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कार्बोनिल अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये सेंट्रल मेटल एटम क्या देगा, सेंट्रल मेटल एटम क्या देगा बेटा, अपना फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये फील्ड इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऑलरेडी फील्ड होगा पहले से, जैसे मैंने बोला डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, और ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अपने फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ठीक है ना। और डोनेट किसको कर रहा है, कार्बोनिल को, है ना, कार्बोनिल को डोनेट कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, कार्बोनिल को डोनेट कर रहा है। और आगे क्या बना रहा है, यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और इसी चीज को हम कह रहे हैं कि यहां पर जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये सेंट्रल मेटल एटम कार्बोनिल को अपना फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जब देता है तो ये अपने पास पाई बॉन्ड बनाता है, और इसी पाई बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं, यहां पर सिनर्जिक बॉन्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, सिनर्जिक बॉन्ड। और इस सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से कंपाउंड जो है या फिर कॉम्प्लेक्स जो है, अपना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। उस सिनर्जिक इफेक्ट के बारे में हम लिख रहे हैं अभी आगे, लेकिन ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह से बादलों में पैक कर देना बेटा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है, ये नीट में बहुत बार और जेई में भी क्वेश्चन आ रखा है कि किस में सिग्मा बॉन्ड बनता है, किस में पाई बॉन्ड बनता है, क्या सिनर्जिक इफेक्ट होता है, और कॉम्प्लेक्स को उसकी वजह से क्या चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो ये बादलों के तौर पे अपने दिमाग में बिठा देना बेटा, ठीक है, ये बादलों के तौर पे पैक कर देना, इसको बादलों के तौर पे पैक तो कर रहे हो लेकिन बरसात के रूप में बहा मत देना बेटा, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। अभी मैं आगे बात करता हूं सिनर्जिक इफेक्ट की, तो उसको सिनर्जिक इफेक्ट को मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं कि सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है ना, सिनर्जिक इफेक्ट। अब सिनर्जिक इफेक्ट क्या है भाई, सिनर्जिक बॉन्ड जिस घटना में बनता है उसको सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। और सिनर्जिक बॉन्ड कब बनता है, जब मेटल अपने एक्स्ट्रा या फिर फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है ना। व्हेन, यहां पर क्या होगा, व्हेन सेंट्रल मेटल एटम डोनेट देयर फील्ड इलेक्ट्रॉन्स to the ligands
और लिगेंड्स में किसको, लिगेंड्स में किसको बेटा, कार्बोनिल लिगेंड्स, ठीक है ना, लिगेंड्स में किसको, कार्बोनिल लिगेंड्स, ठीक है। व्हेन सेंट्रल मेटल एटम डोनेट देयर फ्रीड इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल टू द लिगेंड्स, ठीक है, लिगेंड्स यानी कार्बोनिल, फॉर्म पाई बॉन्ड which is also called synergic bond, which is also called synergic bond, जिसको हम synergic bond भी कहते हैं, पाई बॉन्ड बनता है जिसको हम synergic bond भी कहते हैं, which provide extra stability, जो वो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू दी कॉम्प्लेक्स, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को ज्यादा स्टेबल बना देता है, ठीक, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे कॉम्प्लेक्स को। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहां पर आ जाती है, दूसरी बात यहां पर काफी इंपॉर्टेंट आ जाती है, नॉन क्लासिक लिगेंड्स, नॉन क्लासिक लिगेंड्स, ठीक है। नॉन क्लासिक लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर कार्बोनिल है ना, ये कार्बोनिल ऐसा लिगेंड्स है, देखो यहां पर ध्यान से सुनना, नॉन क्लासिक लिगेंड्स भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बोनिल यहां पर एक ऐसा लिगेंड्स है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे भी रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर को दे भी रहे हैं, और दूसरे से यानी सेंट्रल मेटल एटम से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो कार्बोनिल अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर दे भी रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक, और सेंट्रल मेटल एटम के जो फ्रीड इलेक्ट्रॉन उनको ले भी रहा है। इसका मतलब ये कार्बोनिल जो है इलेक्ट्रॉन देने का काम भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स लेने का काम भी कर रहा है, ठीक है। कार्बोनिल क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम भी कर रहा है और सेंट्रल मेटल एटम से उसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर को लेने का काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे लिगेंड्स जो एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर देते भी हैं और सेंट्रल मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन्स पेयर लेते भी हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम कहते हैं नॉन क्लासिक लिगेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई नॉन क्लासिक लिगेंड्स क्या हो जाते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जैसे ये कार्बोनिल है, ठीक है ना, ये कार्बोनिल क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये कार्बोनिल क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर को डोनेट भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर भी है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर भी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर भी है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर एक्सेप्टर भी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर के साथ साथ क्या है, दोनों ही काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी है। तो ऐसे लिगेंड्स को जिसमें एक ही कॉम्प्लेक्स में, इन सेम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऐसा कोई लिगेंड्स जो सेम कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन पेयर दे भी रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर ले भी रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉन क्लासिक लिगेंड्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉन क्लासिक लिगेंड्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉन क्लासिक लिगेंड्स की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा अपने पास, दोज लिगेंड्स, ठीक है, दोज लिगेंड्स who behave as a electron pair donor or electron pair acceptor in same complex, who behave as extra, या फिर सीधा सिंपल ये लिख दो, इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर और इलेक्ट्रॉन्स पेयर, we behave as both, as both कर देते हैं, we behave as both इलेक्ट्रॉन्स पेयर डोनर एंड एक्सेप्टर, ठीक है, इन सेम कॉम्प्लेक्स, सेम कॉम्प्लेक्स। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन क्लासिक लिगेंड्स। जैसे अपने पास ये कार्बोनिल हो गया, ठीक है ना, जैसे अपने पास क्या हो गया, ये कार्बोनिल हो चुका है,
बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। तो ये यहां पर जो है पिछले में जो CFT पड़ी थी, तो वो CFT का यही यहां पर था कि CFT ने p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बारे में यहां पर कुछ नहीं कहा, ठीक है, केवल d के बारे में ही कहा, तो p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। तो यहां पर देखो, जब p ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर रही है, यहां पर कार्बोनिल की p ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर रही है, तो पाई बॉन्ड बनता है। तो ये इसके बारे में इसने कुछ नहीं कहा, ठीक है ना, सिनर्जिक बॉन्ड के बारे में इसने कुछ नहीं कहा। यहां पर भी p ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही है, ठीक है ना, तो इसके बारे में इसने कुछ नहीं कहा था। किसने? जो इसका ड्रॉबैक था या लिमिटेशन थी किसकी? क्रिस्टल फिट थ्योरी की। तो ये हमारा कंप्लीट होता है, ठीक। नेक्स्ट पेज में हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर अपने पास देख लेते हैं इन कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर या फिर मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर। टॉपिक डालते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहला मेरे पास आ गया एग्जांपल के तौर पे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए निकिल CO का होल 4 इस तरह से, ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स अपने पास है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? निकिल क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक। अब यहां पर 4 कार्बोनिल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इसकी, टेट्राहेड्रल 4 कार्बन है ना, इसमें क्या है 4 लिगेंड से 4 कोऑर्डिनेशन, यहां पर नंबर है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हम बोल रहे हैं इसमें टेट्राहेड्रल बनेगा, क्योंकि हमें CFT ने बोला कि जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यहां पर बनती है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हम बना रहे हैं, तो इस तरह से देखो, एक लिगेंड CO वाला इस तरह से जुड़ गया, बाकी इस तरह से, ठीक है। और एरो की डायरेक्शन सेंट्रल मेटल एटम की तरफ होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर CO CO CO, तो ये अपने पास क्या बन गया इसका, इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें देखने को मिल गई, और इसके बाहर बना दिया हमने इस तरह से ये ब्रैकेट बड़ा वाला। तो ये अपने पास सबसे पहला कार्बोनिल की ज्योमेट्री देखने को मिल गई। अच्छा, दूसरा हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आयरन के साथ इसको ले दिया, और मैं यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ले लेता हूँ मान लीजिए, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी कि ये अपने पास आयरन सेंट्रल मेटल एटम है, और यहाँ पर जो है इस तरह से, ठीक, कि यहाँ पर ये कार्बोनिल, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं अब देखूं तो कार्बन बॉन्ड बनाता है तो इस तरह से CO इस तरह से लिखना बेटा, CO इस तरह से, क्योंकि कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन दे रहे हैं, CO इस तरह से, ठीक। तो ये तो बन गया, ये यहां पर जो ज्योमेट्री थी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। यहां पर ज्योमेट्री का नाम क्या है बेटा? टेट्राहेड्रल, ठीक। यहां पर ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किस तरह से? क्या ये अपने पास ट्राइगोनल बन गया, ठीक है, ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया इसका, जो एक ट्राइगोनल बन गया। अब ये ट्राइगोनल बन गया इक्वेटोरियल प्लेन। अब एक इस प्लेन के ऊपर, एक इस प्लेन के नीचे अपने पास चौथा बॉन्ड प्लेन के ऊपर इस तरह से CO, ठीक, और पांचवा बॉन्ड इस तरह से प्लेन के नीचे C, ठीक है ना। तो इस तरह से 5 बॉन्ड यहां पर बन चुके हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया ट्राइगोनल, एक तो ये ट्राइगोनल प्लेन है और ऊपर से ये 2 पिरामिड इस तरह से, ऊपर नीचे से 2 पिरामिड है ना इस तरह से, एक ऊपर से पिरामिड और एक नीचे से पिरामिड इस तरह से। तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये अपने पास हो गया बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हो जहां पर, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैं 6 वाला यहां पर ले रहा हूं, 6 वाला एग्जांपल किस तरह से, मान लीजिए ये तो मैंने कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट बनाया है, यहां पर क्रोमियम और ये CO का होल 6 इस तरह से, ठीक है ना। तो ये मैंने यहां पर बनाया। अब इसके ज्योमेट्री में बना रहा हूं, इसके स्ट्रक्चर में बना रहा हूं किस तरह से, सेंट्रल मेटल एटम अपने पास क्या बेटा, क्रोमियम, और यहाँ पर 6 मेरे पास कार्बोनिल है। 6 कार्बोनिल में क्या है, पहले इसका इक्वेटोरियल प्लेन बना दीजिए, 4 इक्वेटोरियल में लगा दीजिए, ठीक, और
दो जो है एक्सियल में ऊपर नीचे है ना, इस तरह से तो यहां पर ये CO 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 इस तरह से CO और ये CO कार्बोनिल बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये देखो यहां पर तो बन गया ये इक्वेटोरियल प्लेन में 4, ठीक, और बाकी एक्सियल प्लेन में एक ऊपर से और एक इस तरह से नीचे से, ठीक, और ये बना दिया यहां पर स्पेयर कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो ये बन गया अपने पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बन गया? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, इस तरह से। तो ये अपने पास हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर में तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि जो भी यहां पर मैंने एग्जांपल लिया अपने पास मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का, चाहे ये वाली बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल की, चाहे ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की बात करें, चाहे ऑक्टाहेड्रल की बात करें, तो यहां पर तुमने काफी इंपॉर्टेंट चीज देखा होगा बेटा। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें से जो भी कॉम्प्लेक्स है इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है, क्योंकि कार्बोनिल अपने पास क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, इस बात को याद रखना। CO क्या है अपने पास? न्यूट्रल लिगेंड्स है। CO क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स है। न्यूट्रल लिगेंड्स होने की वजह से ये क्या है? यहां पर जो कॉम्प्लेक्स के बीच में ये ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ये 0 देगा। तो जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। ठीक है, मेटल, या फिर सिंपल हम ये लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। किसकी? मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग की। मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग जब हमें देखने को मिलेगी, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग जब हमें देखने को मिलती है, ठीक, क्या मिलती है? मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग जब हमें देखने को मिलती है तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाती है? 0। अगर यहां पर भी देखोगे तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर है, तो 6 के 6 क्या है? न्यूट्रल लिगेंड्स, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की 0, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की 0, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की 0। कि मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी। किसकी? सेंट्रल मेटल एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात हमने याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चीजें अपने पास कंप्लीट होती हैं, ठीक, ये चीजें अपने पास कंप्लीट होगी। सबसे पहले देखो हमने यहां पर बात करी थी किसके बारे में? यहां पर बात करी थी कि हमने ये जो लेक्चर में सबसे पहले कंप्लीट कर दिया हमने मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। सबसे पहला कंप्लीट कौन सा टॉपिक हो गया? मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, जिसमें सिनर्जिक इफेक्ट, नॉन क्लासिक चीजें हमने पढ़ ली है। अब दूसरा टॉपिक अपने पास आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसको शुरुआत करते हैं बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इतना पहले देख लीजिए, ये छापो, इसके आगे भी ये भी छापो, ठीक है, छापा। हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट अपने पास है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। दूसरा जो टॉपिक अपने पास रहेगा वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। तो बेटा यहां पर 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यहां पर कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में। वो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो फैक्टर रहने वाला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या रहेगा अपने पास? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है हम एक बात याद रखेंगे, स्टेबिलिटी is directly proportional to the oxidation state of central metal atom। ठीक है ना, ये बात याद रखना कि भाई जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम पे देखने को मिलेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब क्यों उतना ज्यादा स्टेबल होगा? पहले देख लीजिए, पहले इसको एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास क्या है, यहां पर क्या है बेटा? K4 FeCN का होल 6, अपना फेवरेट वाला जो हम लेके चल रहे थे। और ऐसे में इसका क्या बना देता हूं? K3, ठीक है, FeCN का होल 6 इस तरह से बना देता हूं। अभी एक बात ध्यान सुनना, अभी अगर मैं यहां पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो यहां पर क्या है? +2। यहां पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो यहां पर +3। तो क्या बोल रहे हैं? जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो किसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है? इसमें सेंट्रल मेटल एटम की ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ज्यादा स्टेबल, ये मोर स्टेबल हुआ। अच्छा, क्यों हम इसको बोल रहे हैं कि ये मोर स्टेबल है? इसको पहले समझते हैं।
ये मोर स्टेबल इसलिए हुआ बेटा, अगर मैं बात करता हूं Fe2+ और Fe3+, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रखे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जा रखे, जिसमें जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन चले गए जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितने इलेक्ट्रॉन चले गए तो उतनी ज्यादा स्टेबल बनता है कॉम्प्लेक्स, उतना ज्यादा स्टेबल बन गया, ठीक है ना। तो यही बात है कि भाई इसका मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन गए, उस इलेक्ट्रॉन जब गए तो वहां से एनर्जी भी गई होगी, ठीक है। तो एनर्जी जब लॉस होती है तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तुम्हें बस ये वाली बात याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर इसका है, सेकंड फैक्टर्स, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी है चिलेटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा अपने पास चिलेटिंग इफेक्ट, ठीक, चिलेटिंग इफेक्ट। अब चिलेट क्या होता है, रिंग लाइक ज्योमेट्री बनाता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स रिंग लाइक ज्योमेट्री बनाता है वो होता है चिलेटिंग, या फिर हम बात करते हैं कौन से लिगेंड चिलेटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड चिलेटिंग इफेक्ट। जो जितना ज्यादा चिलेटिंग दिखाता है उसका ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। तो यहां पर भी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चिलेटिंग इफेक्ट। कि स्टेबिलिटी क्या है, चिलेटिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कि जितनी ज्यादा चिलेटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। अब चिलेटिंग इफेक्ट कौन दिखाता है, ये दिखाते हैं बाइडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या दिखाते हैं, चिलेटिंग दिखाते हैं। और उनमें से भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स ज्यादा चिलेटिंग दिखाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं एग्जांपल से समझा देता हूं तुम्हें कोई क्वेश्चन, कि मान लीजिए यहां पर ये है K4FeCN का होल 6, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रख लेते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स की +2 रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं कि अपने पास इस तरह से कि कोबाल्ट है और हमने बोला NH3 का होल 6, या फिर कोई हम बाइडेंटेड लिगेंड्स ले लेते हैं, ठीक है ना। NH3 ना लेते हुए कोई बाइडेंटेड लिगेंड्स ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने En का होल थ्राइस ले लिया और इसके ऊपर लिख दिया +2 चार्ज, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 लिखा है। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए मैंने बोला कि इस तरह से क्रोमियम है और क्रोमियम के साथ EDTA, EDTA पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -4, ठीक, उधर जाके +4 होगा। इसका मतलब डब्बे पे मैं अगर क्या कर रहा हूँ -2 लगा दूं तो फिर इसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन +2 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहां पर भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पर भी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन +2, क्योंकि En क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो इसलिए सेंट्रल मेटल एटम का ये पॉजिटिव चार्ज हो, 2 पॉजिटिव चार्ज सीधा सेंट्रल मेटल एटम के अंदर आ जाएगा और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 हो जाएगी। EDTA इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट, ये पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में क्या होता है, यहाँ पर EDTA में क्या होता है, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, -4 जब उधर जाएगी तो +4 में से -2 हटाओगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, ठीक है, ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है, इसके साथ बाइडेंटेड लिगेंड्स, और ये वाला क्या है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। अब ध्यान से समझना, ये मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सब देखो, मोनोडेंटेड तो कभी चिलेट बनाता नहीं, कभी रिंग लाइक ज्योमेट्री बनाता नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने चिलेटिंग इफेक्ट मैंने लिगेंड्स वाले लेक्चर में बता रखा है, उसको देख लेना, ठीक है ना। तो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड चिलेटिंग बनाता है, ठीक। तो मैं अगर बात करता हूँ कि मोनोडेंटेड यहाँ पर जो लिगेंड्स होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, उससे ज्यादा बाइडेंटेड वाला होगा और उससे ज्यादा पॉलीडेंटेड वाला। तो ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो ये पेपर में भी पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया, ठीक। लास्ट अगर हम बोलें तीसरा जो फैक्टर है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, ठीक है।
स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के स्ट्रेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। इसका मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशंस करेगा। स्ट्रेंथ मतलब पावर, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, इस बात को याद रखना। तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स पे स्टेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड्स करती है। जैसे मैं यहां पर तुम्हारे पास एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं बेटा कि यहां पर अपने पास है, ठीक है, वही अपने पास K4 FeCN का, ठीक है। ये फिर पहले हम जो है कार्बोनिल वाला ले लेते हैं, यहां पर इसको हम दूसरे नंबर पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर बोला FeCO का होल 6 और इस पे लिख दिया +2 चार्ज, ठीक है। दूसरा मैंने बोला यही चीज अपने पास K4 FeCN का होल 6 इस तरह से, ठीक है ना। और तीसरा मैंने बोल दिया यहां पर मान लीजिए कोबाल्ट ले लो, NH3 ले लो का होल 6, यहां पर भी +2। अभी देखना है इस सेंट्रल मेटल एटम पे भी +2 चार्ज, सेंट्रल मेटल एटम पे भी यहां पर +2 चार्ज, यहां पर भी सेंट्रल मेटल एटम पे +2 चार्ज, क्योंकि यहां पर जो NH3 होता है ना अमोनिया, यहां पर ये भी क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड्स होता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास देखना है स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो देखो बेटा जब हम ऑर्डर पढ़ते हैं ना स्ट्रॉन्ग फील्ड का, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बोनिल, उससे कम स्ट्रॉन्ग, उससे कम होता है साइनाइड और उससे कम होता है अमाइन, इस तरह से। तो इसका मतलब अगर ऑर्डर में देखो स्टेबिलिटी का तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा यहाँ पर, कार्बोनिल वाला। कार्बोनिल वाला स्टेबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ वो स्ट्रॉन्ग है ज्यादा, ठीक, स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा है। और साथ साथ इसका दूसरा कंसेप्ट भी दे सकते हैं, मैंने बोला भाई ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं कार्बोनिल, इसलिए ज्यादा स्टेबल बन गया, उससे कम साइनाइड और सबसे कम NH3, इस तरह से अपने पास आ रहा है यहाँ पर। तो ये ऑर्डर आ जाएगा इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब एक बात यहाँ सुनना, मैंने बोला कि कार्बोनिल तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन कार्बोनिल का तुम दूसरा कंसेप्ट भी दे सकते हो कि ये सिनर्जिक इफेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिनर्जिक बॉन्ड बनाएगा ना। कार्बोनिल तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करता है, सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक है, और सिनर्जिक बॉन्ड बनने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये इसलिए भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक तो स्ट्रेंथ की वजह से भी हो रहा है और दूसरा सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से भी हो रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हमने स्टेबिलिटी के बारे में भी कंप्लीट कर दिए हैं। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर दो टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो पहले इन 2 टॉपिक को अच्छे से देखो बेटा, फिर मैं तीसरा टॉपिक यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहले इन 2 टॉपिक को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये स्टेबिलिटी वाला पॉइंट बहुत अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको पहले देख लो, छाप लो अच्छे से, कोई डाउट है पहले इतने में से पूछ लो बेटा, ठीक है ना। पहले छापो इसको, ठीक है बेटा, देख लिया, छाप लिया इतना। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रहने वाला है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस तीसरे टॉपिक को हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की। नेक्स्ट टॉपिक जो तीसरा टॉपिक अपने पास है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, किस तरह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से बनता है। मान लीजिए ये कोई क्या है बेटा, यहाँ पर मैं इसको समझा रहा हूं, मान लीजिए ये क्या है, कोई सेंट्रल मेटल एटम है, अगर इसके साथ एक लिगेंड्स जुड़ रहा है तो क्या यहाँ पर ये ऐसा बनने वाला है, यहाँ पर ये लिगेंड जुड़ के क्या बन रहा है, ML1, पहला लिगेंड जुड़ गया तो ये ML बन गया, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन गया, ML बन गया। तो अगर मैं इसके लिए इस चीज के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर लिखता हूँ, इस चीज के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि
क्लास 11th में हम इक्विलिब्रियम वाले में पढ़ते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट साइड का जो वो होगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड का जो कंपाउंड होगा वो ऊपर आएगा अपॉन रिएक्टेंट साइड का कंपाउंड, ठीक है ना। तो किस तरह से हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए, मैं यहाँ पर K1 मान लेता हूँ इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, तो किस तरह से लिखूंगा मैं? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिव मास का मतलब होता है कंसंट्रेशन, एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन ले लो या फिर मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मोलैरिटी एक ही चीज है। दूसरा अगर हमने बोला तो इसको हम एटमॉस्फेयर भी ले सकते हैं, यानी कि हम पार्शियल प्रेशर भी एक्टिव मास को मानते हैं कभी कभी, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को बात कर रहे हैं, एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन, ठीक। और यहाँ पर प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, तो एक्टिव मास रिएक्टेंट का क्या होगा? यहाँ पर रिएक्टेंट या सेंट्रल मेटल एटम M और इनटू में आ जाएगा L लिगेंड्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसके लिए हो गया अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरा अगर मैं बात करता हूं कि मान लीजिए इसी Ml को मैं यहां पर उठा रहा हूं, इसके साथ दूसरा लिगेंड जुड़ रहा है। अगर दूसरा लिगेंड जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा? यहां आगे Ml2 बन जाएगा बेटा, दूसरा लिगेंड जुड़ के Ml2 बन जाएगा। और इसके लिए मैं अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिख सकता हूं? अब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? Ml2 एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ Ml, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ Mn और इनटू नेक्स्ट लिगेंड्स, ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर। तो ये इसके लिए K2 हो गया। ऐसे मान लीजिए मैं और भी करता हूँ कि इस Ml2 को इस तरह से उठाता हूँ, Ml2 को इस तरह से उठाता हूँ और प्लस इसके साथ एक लिगेंड्स और जोड़ता हूँ, तो ये आगे क्या हो जाएगा बेटा? Ml3 हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए K3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थर्ड लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर Ml3 एक्टिव मास ऑफ Ml3 अपॉन Ml2 एक्टिव मास इनटू L, इस तरह से ये हो जाएगा। और ऐसे में अगर और भी लिगेंड्स जोड़ता चला जाऊं, यानी कि जैसे अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो इसको ऐसे अगर मैं 6 तक लेके चले जाऊं, इस तरह से इसको 6 तक लेके चले जाऊं, या फिर कुछ भी लिगेंड्स हम जोड़े यहाँ पर, तो मैं इसको सिंपल ऐसे मान लेता हूँ। मान लीजिए कोई भी लिगेंड्स हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं Ml, मैं यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स को बोल देता हूँ कि यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या जुड़ रहे हैं? n नंबर ऑफ लिगेंड जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, n नंबर ऑफ लिगेंड जुड़ रहे हैं यहाँ पर। तो आगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? MLN, इस तरह से बन जाएगा। और उसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम आगे सेम टू सेम इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाल दिए हैं, तो अगर मैं इस टोटल रिएक्शन को जोड़ दूं, ठीक, अगर इन सारे रिएक्शन को जोड़ दूं, तो इसका हमारे पास एडिशन करने पर, इनका अगर एडिशन करने पर हमारे पास ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखने को मिलेगा, ठीक, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इन सारों को जोड़ दूं, तो जब मैं इस रिएक्शन को जोड़ता हूं ना बेटा, जब ये इधर साइड रिएक्शन जब जुड़ती हैं, तो हमें एक बात 11th क्लास की याद आ रही होगी इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर की, अगर मैं रिएक्शन को जोड़ता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि मैं टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहा हूं, तो टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मैं टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करता हूं, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो या फिर टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और टोटल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं? ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस चीज को यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है बेटा बीटा एन से, बीटा एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा एन, ठीक है, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैंने बोला ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं कैसे निकालूंगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो भी रिएक्शन पर्टिकुलर स्टेप में यूज हो रखा है, तो क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2 इंटू K3, इस तरह से चलता रहेगा। जो भी जितने भी हमने इक्विलिब्रियम, जितने भी स्टेप हमने करे हैं, जितने भी स्टेप का हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है इस तरह से n करके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बन जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज अपने पास हो जाती है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर स्टार पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भाई जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा
या फिर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो ऐसे ऐसे मुझे 4 स्टेप करने पड़ेंगे और तब मुझे ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ता है। तो उस कंडीशन में ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पता मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, तो उस कंडीशन में B4 लिखा जाता है। B4 मतलब टेट्राहेड्रल यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो उसके लिए तुम यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हो तब B4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो इसका मतलब 6 स्टेप करने पड़ेंगे और 6 बार मुझे K1 K2 K2 3 K4 इस तरह से K5 K6 तक हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो वहां पर इसको ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को B6 से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, B4 और B6। B4 का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमने करना है K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इस तरह से, ठीक है। B6 का मतलब है कि हमने 6 करने हैं यहाँ पर K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू K5 इंटू K6 इस तरह से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहां पर एक फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके बाद भी एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बीटा एन, यानी कि ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आता है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं यहां पर तुम्हें करवा देता हूं। एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स अपने पास है, मान लीजिए ये CuNH3, ये तुम्हारी, ठीक है, NH3 का होल 4, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आ भी रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा और ऐसा क्वेश्चन आ भी रखा है तुम्हारे पास, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये अपने पास है। उसने बोला कि इस कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स है, इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि बीटा एन, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रहे हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रहा है बीटा एन, ठीक है, वो कितना है, वो दे रहा है, वो अपने पास 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस और 10 टू द पावर प्लस 13 ऐसा दे रहे हैं, 2.1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 13, ठीक। अब बोल रहा है फाइंड क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कैसे निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैसे निकालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, निकाल दोगे तो हम कर लेंगे। यहां पर किस तरह से आएगा, हमें पता है कि ये वाला फॉर्मूला हमने लगाना है। यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 4 है, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो यहां पर बीटा एन को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, बीटा 4 लिख सकता हूं, ठीक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बीटा 4 लिख सकता हूं। ये गिवन में अपने पास क्या है, 2.1 इंटू 10 टू द पावर 13, ठीक है। तो ये अपने पास गिवन में है और मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, ये अपने पास गिवन में है और मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो इस फॉर्मूले को मैं लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट DC, ठीक, इज इक्वल टू, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, ठीक है, कांस्टेंट K आता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम सीधा डायरेक्ट इक्वल भी रख सकते हैं, यहां पर हम यहां पर इसकी जगह पे इक्वल भी रख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल भी रख सकते हैं। 1 अपॉन बीटा 4, और बीटा 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्या दे रखा है, 2.1 इंटू 10 टू द पावर 13, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा तो किस तरह से आ जाएगा, वो ऊपर चल जाएगा 10 टू द पावर 13 माइनस में चल जाएगा। तो हम अगर इसको लिख रहे हैं 10 टू द पावर, देखो इसको 10 टू द पावर 13 ऊपर चले गया माइनस में, लेकिन मैं इसको अगर 10 टू द पावर, देखो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 लिख सकता हूं ऊपर, लेकिन माइनस 13 की जगह अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह अगर 10 कर दूं ना तो ये माइनस 13 की जगह माइनस 14 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या रह जाएगा 2.1 इस तरह से, ठीक है ना। अच्छा, हम इसको सीधा क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा, अप्रॉक्सीमेटली 4.7 या फिर 4.8, है ना। तो आगे क्या आ जाएगा 4.7 या फिर 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14,
इतना तुम्हारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस हमें इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स भी कर दिया है। ठीक है, अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने 3 टॉपिक तो कंप्लीट कर ही दिए हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स भी हो चुका है। अब लास्ट की तरफ चलते हैं हम, यहाँ पर मोनो, डाई एंड ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं बेटा, आगे बढ़ रहे हैं, ये चीजें हमने देख ली हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो 4th टॉपिक अपने पास है मोनो, डाई और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब मैं यहां पर देख रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं टॉपिक डालता हूं मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसको देख लीजिए। मोनोन्यूक्लियर ऐसे कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स हैविंग, ऐसा कॉम्प्लेक्स हैविंग सिंगल सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ज्यादातर हमारे पास यही है अपने सिलेबस में, मोनोन्यूक्लियर वाले ही हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं तो हमने एग्जाम्पल बात करी, जैसे जो भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बेटा अभी तक, FeCN का होल 6। ठीक है, या फिर दूसरा भी कोई कोबाल्ट NH3 का होल 6। ठीक, 2 पॉजिटिव, कोई भी हम यहां पर बात करते हैं बेटा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने अभी Cu और यहां पर NH3 का होल 4 लिया। ठीक, और यहां पर फिर क्या कर रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इन सब में देखोगे तुम्हें सेंट्रल मेटल एटम एक देखने को मिलेगा, सेंट्रल मेटल एटम एक, सेंट्रल मेटल एटम एक। तो ऐसे कंपाउंड को या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, मोनोन्यूक्लियर। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब सेंटर वाला पोर्शन, सेंटर वाला पोर्शन जिसका अगर एक है तो वो अपने पास मोनोन्यूक्लियर हो जाएगा, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल सेंट्रल मेटल एटम हो, सिंगल सेंट्रल मेटल एटम, तो वो मोनो हो गया। तो बहुत इजी है ये चीज। ठीक, ऐसे हम डाई न्यूक्लियर के बारे में बात करते हैं, तो डाई न्यूक्लियर भी बच्चों को समझ में आ गया होगा अब इजीली। ठीक है, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, बच्चे बोल रहे हैं कि भाई डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स वो हो जाएगा कि जिसमें 2 सेंट्रल मेटल एटम है। बिल्कुल सही बोला बच्चों, कि ऐसा कॉम्प्लेक्स हैविंग क्या, 2 सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें 2 सेंट्रल मेटल एटम है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे यहां पर 2 सेंट्रल मेटल एटम की अगर बात कर रहे हैं, लो मान लिया भाई हमने यहां पर कोबाल्ट ले लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और ये NH3 का, ठीक है, होल 6 ले रहे हैं, और अब मैं यहां पर सेंट्रल मेटल एटम बना दिया 2, यहां पर 2 ये पीले रंग से। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक, इस तरह से यहां पर क्या बना दिया, 2 हमने यहां पर सेंट्रल मेटल एटम बना दिया। तो अब ये हो गया डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब इस डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पर ध्यान रखिए। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसके 2 कोबाल्ट हम सेंट्रल मेटल एटम की तरफ ऐसे बना देंगे। ठीक, अब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होगा, 3 NH3 तो इसके साथ लगेंगे ऐसे में। ठीक है, 3 NH3 इसके साथ लगा दो, 3 NH3 इसके साथ लगा दो। ठीक है, इस तरह से NH3 NH3 NH3, 3 NH3 इसके साथ लगा दो और 3 NH3 इसके साथ लगा दो, इस तरह से NH3 NH3 NH3। ठीक, तो ये हो गया C2। अब मतलब CO2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर जो 6 है, तो हमने 3 लिगेंड्स इस वाले पे लगाए, 3 लिगेंड्स इस वाले पे लगाए। ठीक है ना, 2 सेंट्रल मेटल एटम पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 3-3 बांट दिए, 3-3 बांट दिए बेटा। ठीक, अब इन दोनों सेंट्रल मेटल एटम को आपस में यहां पर हमें इस तरह से जोड़ना है, तो तभी बनेगा, इसके बीच में, दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो CO NH3 का होल 6 इस तरह से बनता है। ठीक, अब अगर बात करें इस कोबाल्ट के साथ जितने भी लिगेंड्स है, ये NH3 वाले लिगेंड्स, ठीक है, ये टर्मिनल वाले बॉन्ड है, ये टर्मिनल लिगेंड्स है, तो टर्मिनल वाला बॉन्ड है। टर्मिनल मतलब जो साइड से जुड़े हों, साइड से जुड़े हों, जो इन 2 सेंट्रल मेटल एटम के बीच में
नहीं हो। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाते हैं टर्मिनल बॉन्ड। ठीक है, ये टर्मिनल बॉन्ड है, ये भी टर्मिनल बॉन्ड है, टर्मिनल बॉन्ड। ठीक, और ये भी क्या है, टर्मिनल बॉन्ड है, टर्मिनल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर टर्मिनल बॉन्ड ही हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां 3 भी टर्मिनल बॉन्ड, यहां भी 3 भी टर्मिनल बॉन्ड, तो टोटल टर्मिनल बॉन्ड 6 हो गए हैं। यहां पर 2 कोबाल्ट के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं आ रही। अगर 2 कोबाल्ट के बीच में कोई लिगेंड्स आता तो तब उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग। लेकिन यहां पर ब्रिज बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल रहा है। ब्रिज बॉन्डिंग केवल उसी में देखने को मिलेगी जो कोई बाइडेंटेड लिगेंड्स होगा, जो कोई क्या होगा, ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड नहीं, ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड्स में ब्रिज बॉन्डिंग देखने को मिलेगी जो एम्बीडेंटेड नेचर का होगा। एम्बीडेंटेड नेचर मैंने बताया था ना कि ऐसा मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिसमें 2 डोनर एटम है। ठीक, जैसे CN में क्या है, कार्बन भी डोनर है और नाइट्रोजन भी डोनर है। तो वहां पर अगर मैंने बोला कि मान लीजिए अगर CN है, ठीक है, तो वो CN बीच में भी आ सकता है। जैसे इसका हम एक बात याद कर लेंगे कि यहां पर टोटल टर्मिनल बॉन्ड है, यहां पर टर्मिनल मॉडी टर्मिनल बॉन्ड है इस वाले कॉम्प्लेक्स में। टर्मिनल बॉन्ड की अगर बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में टर्मिनल बॉन्ड 6 है, पूरे के पूरे टर्मिनल बॉन्ड है, इसमें ब्रिज बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं दूसरा यहां पर समझा रहा हूं तो मैं इसको थोड़ा सा यहां पर समझ लेना, ठीक है ना। अगर मुझे दूसरा एग्जांपल ले लूं मैं इस तरह से कि भाई हमने जो है इसी में जो है क्या कर लिया, जैसे यही CO मान लीजिए ले लिया, CO ले लिया, सेंट्रल मेटल एटम 2, ठीक है, और मैंने यहां पर कोई एम्बीडेंटल लिगेंड्स ले लिया। एम्बीडेंटल लिगेंड्स मान लीजिए मैंने यहां पर CN ले लिया और उसकी संख्या मैंने 7 ले ली, ठीक है ना, इस तरह से 7 यहां पर इसकी संख्या ले ली। अब क्या होगा, 2 सेंट्रल मेटल एटम में यहां पर बना रहा हूं, यहां कोबाल्ट कोबाल्ट इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर 7 है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, या फिर 5 बना दीजिए, हमारे पास 7 वाला तो है नहीं तो 5 बना लो, 5 बना लो, 7 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास 7 वाला नहीं है तो 5 बना दो, 7 भी बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम मान लीजिए यहाँ पर 5, अब 5 कैसे बनेंगे, अब इसको बांटना है, 2 लिगेंड्स तो इसके ऊपर आएंगे, ठीक, 2 लिगेंड्स तो इसके ऊपर आएंगे, यहां पर इस तरह से CN CN, ठीक है, इस तरह से, और 2 लिगेंड्स इसके ऊपर आएंगे CN CN, ये हो गया। अब बच गया एक, जो एक बच गया वो इसके बीच में आएगा, और वो बीच में किस तरह से आएगा, इस तरह से कि जो CN है ना वो इस तरह से CN बीच में आ गया, CN। अब CN पे देखो, C पे होता है नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर, तो यहां पर ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स हैं। अब CN ये वाला जो है ये C यहां भी बॉन्ड देगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये N यहां बॉन्ड देगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो यहां पर टर्मिनल बॉन्डिंग अगर देखोगे तो टर्मिनल बॉन्डिंग किसने देखने को मिल गई, 4 जो साइड साइड से लगी है वो टर्मिनल बॉन्डिंग, ये टर्मिनल ये टर्मिनल ये टर्मिनल ये टर्मिनल, तो ये वाला क्या हो गया, टर्मिनल हो गया, टर्मिनल बॉन्ड है ये, ठीक। ब्रिज वाला होता है जो बीच में लगा हुआ है, ब्रिज वाला क्या होता है जो बीच में लगा हुआ है, तो ये वाला जो बॉन्ड हो गया इसमें ये ब्रिज बॉन्डिंग हो गया, ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है, ये ब्रिज बॉन्डिंग हो गया, साइड वाले टर्मिनल बॉन्डिंग हो गए। अब देखना यहां पर अगर मैं संख्या बोलता हूं तो टर्मिनल बॉन्ड कितने हैं, टर्मिनल बॉन्डिंग अगर देखता हूं तो टर्मिनल बॉन्ड हैं 4, और ब्रिज बॉन्डिंग कितने यहां पर, ब्रिज बॉन्ड कितने यहां पर, ब्रिज बॉन्ड होंगे बेटा यहां पर 1। तो इस वजह से याद रख लेना, देखो ब्रिज बॉन्ड कब देखने को मिलेगा, जब तुम्हें ऑड नंबर यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो। अगर इवन कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो सारे के सारे टर्मिनल बॉन्ड होंगे। ब्रिज बॉन्डिंग तभी देखने को मिल सकता है जब यहां पर कोई ऑड या कोऑर्डिनेशन नंबर आए, ठीक है, ठीक है। तो मोनोन्यूक्लियर हो गया, डाइन्यूक्लियर हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों को लास्ट टॉपिक अपने आप में समझ में आ गया। पॉलीन्यूक्लियर को हम ट्राई न्यूक्लियर भी बोल दें, ट्राई न्यूक्लियर, ठीक है, या फिर उससे ज्यादा न्यूक्लियर है तो अपने पास पॉलीन्यूक्लियर में केवल ट्राई न्यूक्लियर है तो हम उसी को डाल रहे हैं यहां पर, ट्राई न्यूक्लियर, ठीक है ना, ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का मतलब बच्चे समझ रहे होंगे कि जिसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, 3, ठीक है, ऐसा कॉम्प्लेक्स विच हैविंग क्या,
3 सेंट्रल मेटल एटम, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम की संख्या क्या है 3। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहां पर मान लीजिए कोई भी ले लिया, जैसे कोबाल्टी 3 ले लो और ये NH3 इस टाइम पे मान लीजिए 12 कर दो, तो इस तरह से ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने पास कि अगर सेंट्रल मेटल एटम 3 है तो ट्राई न्यूक्लियर, और सेंट्रल मेटल एटम 2 है तो बाई न्यूक्लियर या फिर डाई न्यूक्लियर, बाई न्यूक्लियर बोल दो, डाई न्यूक्लियर बोल दो, बाई न्यूक्लियर भी बोला जाता है बेटा इसको, है ना, बाई न्यूक्लियर, ठीक है। और अगर सेंट्रल मेटल एटम 1 है तो मोनो न्यूक्लियर। अपने पास ज्यादातर कॉम्प्लेक्स यही है, ये अपने पास है भी नहीं नेमिंग वगैरह में, लेकिन इनके कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाई न्यूक्लियर और ट्राई न्यूक्लियर के, इसको हमने इसी में इतना में ही याद रखना है, बाकी सारा का सारा हमने चैप्टर में मोनो न्यूक्लियर के बारे में ही पढ़ा है, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया। तो बेटा इस लेक्चर में सारे के सारे टॉपिक तो हमारे कंप्लीट हो गए लेक्चर के, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक तो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ा पहला टॉपिक, फिर दूसरा ये पढ़ा बेटा, समझा उसको अच्छे से। तीसरा टॉपिक दूसरा टॉपिक हमने बोला स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कंप्लीट करा आगे, ठीक। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और चौथा मोनोन्यूक्लियर, डाइन्यूक्लियर या फिर पॉलीन्यूक्लियर को हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई न्यूक्लियर। तो इतना हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे और लास्ट लेक्चर हमारे पास होगा अपने पास आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, है बेटा कोई दिक्कत नहीं? चलो, अगर फिर भी किसी बच्चे को जो है दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स करना बेटा, कमेंट बॉक्स में करके पूछ लेना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारा जवाब देने की, ठीक है ना बेटा। तो हम फिर इससे आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।